बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने स्टार्ट कर ली थी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, और फ्रैक्शंस को किस तरह से हम रिजॉल्व कर रहे थे ये आपने सीखा पहले 4 क्वेश्चन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, और मेरे ख्याल से स्टेप्स सारे वही हैं जो कि लास्ट 4 क्वेश्चंस में से हमने देखा कि सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को चेक करना होता है कि कौन सा केस है डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं है, तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि पहले चारों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर्स फैक्टराइज नहीं थे तो हमने फैक्टराइज किए। करने के बाद हमने चेक किया कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है। इस वक्त ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर कीजिए। ये आपको फैक्टराइज फॉर्म नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये फैक्टर्स तो बने हुए हैं। बस सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि क्या फैक्टर्स जो दिए हुए हैं वो मज़ीद फैक्टराइज हो सकते हैं। लाइक x+2 एक फैक्टर है, तो क्या इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है? अगर तो किया जा सकता है तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, और अगर नहीं किया जा सकता तो दूसरे को चेक कीजिए। ये देखिए जी 2x-1 इसको भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। ठीक है, तो कम से कम पहले 4 क्वेश्चंस में जो आपने सबसे पहले काम किया फैक्टराइज करने का, वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चूंकि ये फैक्टराइज हो चुका है, पहले से हुआ है, तो आपने देखना है कि वेरिएबल्स की पावर्स क्या है। वेरिएबल्स की पावर्स है जनाब 1 हर फैक्टर में अलग से। और ये हो गया लीनियर का केस। जब लीनियर का केस है तो आप चेक कीजिए कि रिपीटेड तो नहीं है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा फैक्टर। एक x+2 है तो दूसरा भी कहीं x+2 तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये रिपीटेड लीनियर और नॉन रिपीटेड का केस है। इसका मतलब है पहले चारों क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी लीनियर और नॉन रिपीटेड का केस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले से डिनोमिनेटर फैक्टराइज है। तो आप तो जब एग्जाम आए ना तो आप तो दुआ ही कर लिया करें कि फैक्टराइज करके ही दे दें, ताकि आपको ये वाली मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है जी। एनीवेज फैक्टराइज करना इतना मुश्किल नहीं है, 9th क्लास में आपने सीख लिया है। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब सॉल्व करना। 4x+2 डिवाइडेड बाई x+2 और 2x-1 दूसरा फैक्टर है। ठीक है जी। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। x+2 इंटू 2x-1। ओके, ये हो गया जी डिनोमिनेटर। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि एक फैक्टर यानी कि जो x+2 है, और फिर दूसरा फैक्टर यानी कि जो 2x-1 है, इसको डिनोमिनेटर्स में लिख दीजिए, और जितने ज़्यादा ये बने उसमें कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करा लीजिए, a b c d जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 फैक्टर्स भी होंगे ना यहाँ पे, तो आपने a b c d e f और सारे ऐसे ही सपोज करते जाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने सपोज करना है कि गिवन फ्रैक्शन इसके इक्वल है, और इसको हमने एक इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ABC मत दीजिएगा, स्मॉल लेटर्स में देना हुआ तो दे दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इक्वेशंस का नाम ना यूज़ कीजिएगा ABC। ठीक है, कैपिटल। ओके जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, हमने इस फैक्टराइज्ड फॉर्म को लेके इसको मल्टीप्लाई करना था बोथ साइड्स पे। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगी कि मल्टीप्लाइंग x+2 इंटू 2x-1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x+2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले शुरू वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ये नॉर्मली मैंने पहले चारों क्वेश्चंस में नहीं किया, अभी मैं ये ना भी करती तब भी ठीक था, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही एक स्टेप ऐड कर रही हूँ। पहले चारों क्वेश्चंस में मैंने इस बात को ऑरली ही डिस्कस किया है। ये पूरा डिनोमिनेटर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। पहले चारों क्वेश्चंस में ये डिनोमिनेटर में फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं थी, तो वो जैसी फॉर्म दी हुई थी वैसे ही लिखती थी, और मैंने कहा था कि फैक्टराइज्ड फॉर्म के साथ कैंसिल ही हो जाना है। और यहाँ पे देखिए x+2 कैंसिल होगा, इसमें 2x-1 कैंसिल होगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 4x+2 इज इक्वल टू a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+2। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, स्टेप्स मैंने बार बार कहा कि सेम ही हैं। ठीक है, पहला यही करना है कि मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड वाला, बोथ साइड्स पे कैंसिल होने के बाद कुछ टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। अब आप इसको भी इक्वेशन का नाम दे दें क्योंकि इसने आगे जाके हमें
फिर हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में को करना था वैल्यूज़ की पुटिंग, और वो मैंने आपसे ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको बारी बारी ज़ीरो के इक्वल लेट करें रफली। x+2 को भी ज़ीरो के इक्वल लेट करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, एक बात। फिर 2x-1 को भी ज़ीरो के इक्वल लेट करें और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकलेगी, 1 पहले शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो 2x = 1 और x जो है वो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/2 आ जाएगा। तो अब आपने बारी बारी ये पुट करना है और कहना है कि पुट x = -2 इन अबव इक्वेशन या इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, 4x+2 = a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+2। ठीक है, जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ स्पेस छोड़ दिया है। अब मैं पुट करती हूँ -2, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये b के साथ मिल के सारी की सारी टर्म को वैनिश कर देगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8 -8 +2 एंड a इंटू 2 × 2 = 4 -4 -1। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि वैल्यूज़ की पुटिंग के लिए मुझे स्मॉल ब्रैकेट चाहिए थी। ओके जी, -8 + 2 = -6 एंड दिस इज इक्वल टू -4 -1 is -5 एंड आइसोलेटिंग a -6 बाय -5 डिवाइड हो जाएगा यहाँ आके। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी b यूज़ कर रही हूँ और माइनस का साइन b कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6/5। ये a की वैल्यू आप संभाल के रख लें, ठीक है, आगे काम आएगी। अब एक तो पुट किया हमने x = 2, ठीक है। अब हम पुट करेंगे x = 1/2। अगेन पुट x = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें पुट करते हैं 4 × x+2 = a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू, मैं यहाँ लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लूँ, यहाँ पे x है +2। अच्छा, स्मॉल भी यूज़ की जा सकती थी अगर आप अंदर ब्रैकेट नहीं ले रहे तो। ठीक है, अब 1/2 पुट करते जाइए। ओके, ये देखिए, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल पीछे। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। पीछे बच गया 1 -1, 1 - 1 इज़ 0 और 0 × a इज़ 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी ख़त्म। यहाँ पे देखिए, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 × 1 + 2 यानी 2 + 2, तो ये बन जाएगा 4। ये इस तरीके से आ जाएगा, 2 + 2 = a वाली तो टर्म सारी ख़त्म हो गई। बाकी यहाँ क्या बचा, b के साथ 1/2 + 2 बच गया। ऐसे ही था ये। ठीक है, ओके, 2 + 2 = 4 और यहाँ पे तो आपको पता है ये एलसीएम से काम ऐसे नहीं ऐड कर देना। ठीक है, 3/2 नहीं कर देना। यहाँ पे स्टूडेंट्स यही ब्लंडर कर रहे होते हैं और अपना सारा का सारा क्वेश्चन गलत करके बैठ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम पे मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगी, 10th क्लास है, इस पर मैं ज़ाया नहीं करूँगी अपना वक्त। एलसीएम आता है जी इसमें 2 1 प्लस एंड दिस इज़ 4, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सो 4 = b इंटू 4 + 1 is 5/2 एंड b को आइसोलेट करने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ 5/2 ना हो। ठीक है, तो पहले 2 को शिफ्ट करें, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ 8/5 दैट इज़ इक्वल टू b। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो b = 8/5। अब ये दूसरी वैल्यू है जिसको हमने संभाल के रखना है। कहाँ संभाल के रखना है जी, अब हम बैक पुटिंग करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने बोला था। इसमें a की जगह और b की जगह मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये लें जी, a और b की जगह मैंने स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, a जो था वो 6/5 था और b जो है वो 8/5 आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जब डिनोमिनेटर्स के बाद दोबारा डिनोमिनेटर आ जाए तो इसको आप ज़रा अच्छी सी फॉर्म बना लें। 5 को भी डिनोमिनेटर में भेज दें और ये दोनों डिनोमिनेटर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हुए आपको नज़र आएंगे। सो जस्ट लाइक दिस एंड 4x + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 2 × 2x - 1 and so this fraction is
रिजॉल्व इनटू 2 मोर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 को देखें ज़रा गौर से। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म तो नज़र आ रही ही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मैंने आपको 5th क्वेश्चन के डिनोमिनेटर की डिस्कशन की आपके साथ, तो मैंने ये कहा कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म तो है, लेकिन चेक कर लें कहीं x+2 पहले से फैक्टराइज है या इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसको पहले फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे भी फैक्टराइज्ड फॉर्म तो है, लेकिन आपने फ़ौरन से इसको a/this b/this करके लेट नहीं कर लेना, बल्कि अगर कोई फैक्टर ऐसा दे दिया गया है जिसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है, जैसा कि x² - 1, तो उसको पहले फैक्टराइज करें। उससे आपको पता चलेगा कि कोई फैक्टर रिपीटेड बन रहा है या नहीं। इस वक्त तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म भी है, ये भी पता चल रहा है, और दूसरा ये भी आपको नज़र आ रहा है कि एक में x की पावर 1 है, दूसरे में x की पावर 2 है। इसको आप फ़ौरन से क्वाड्रेटिक का केस कह के क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व ना करने लग जाना। ठीक है, तो आपने करना क्या है, पहले इसको मज़ीद तोड़ें, पहले तोड़ें और फिर से आपने जोड़ना है अगर रिपीटेड आ रहे हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। अब देखें, आपने पहले ये चेक करना है ना कि ये फैक्टराइज्ड है या नहीं। फैक्टराइज तो है, लेकिन अभी एक फैक्टर ऐसा है जिसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, x² + 5x + 3 न्यूमरेटर का तो कोई काम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, और x+1 जो है ना, जो फैक्टर मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसको भी रहने दें इसी तरह। दिस इज़ एक्चुअली a² - b², 1 कैन बी रिटन एज 1², so this is a² - b² and according to algebraic formula a² - b² is equal to a plus b into a minus b। ठीक है, अब मैंने इसको तोड़ के मज़ीद 2 फैक्टर्स बनाए, अब टोटल फैक्टर्स 3 बन गए। अब मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं मज़ीद एक और स्टेप में लिखती हूँ, x² + 5x + 3 होल डिवाइडेड बाय, देखिए x - 1 एक दफ़ा आ रहा है जबकि x + 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये बनेगा होल स्क्वायर। पहले ये होल स्क्वायर की फॉर्म नहीं थी, अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म है। अब आप देखें कि क्या केस बन रहा है। अब फैक्टराइज अभी भी है, लेकिन अब आपने चेक करना है कि लीनियर रहा है या अभी भी क्वाड्रेटिक ही है। अब देखें ज़रा, x की पावर 1 है, फैक्टर्स के अंदर x की पावर 1 है। यहाँ आप चेक करते तो आप इसको क्वाड्रेटिक समझ लेते, जबकि ये लीनियर का केस है। दूसरी बात ये कि रिपीटेड केस है, ये देखिए रिपीट हो रहा है, x+1 रिपीट हो गया, 2 दफ़ा आ गया, तो रिपीट का केस। ये वो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, जहाँ से केस 2 स्टार्ट हो रहा है, यानी लीनियर भी हों जब डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स, और इसके अलावा रिपीटेड भी हो, तब आपने इसको क्या लेट करना है। फ़िलहाल तो ये ऐसे ही लिखिए, x² + 5x + 3 होल डिवाइडेड बाय x² - 1 इंटू x + 1। अब जब आप इसको सपोज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, लेट x² + 5x + 3 होल डिवाइडेड बाय x² - 1 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू, अब देखिए एक फैक्टर था x - 1 प्लस दूसरा फैक्टर है x + 1, ठीक, और तीसरे को फिर से लिखिए x + 1 बट विद होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसको तोड़ के, तो हम ये तोड़ के मैं नहीं लिख रही, इसका लिखने का तरीका ही यही है। क्या तरीका है, जो पावर ज़्यादा होती है ना, जितनी, अगर यहाँ पे 3 होता, पहले मैं इसको पावर 1 के साथ लिखती, फिर मैं इसको पावर 2 के साथ लिखती, फिर मैं इसको पावर 3 के साथ लिखती। अगर यहाँ पे पावर 10 होती तो मैं 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, और इसी तरीके से मैं अप टू 10 जाती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं समझेगा कि x + 1 को तोड़ के 2 दफ़ा लिखना है, ऐसा नहीं है। अब ऊपर जितने भी लीनियर का केस है, तो सिंपल आपने a b c जितने भी आ रहे हैं ऊपर आपने इंट्रोड्यूस करवा लेने हैं कॉन्स्टेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं जी, स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाइंग, जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है इसको लिखा जाता है कि मल्टीप्लाइंग x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स। अब आप कहेंगे ये इसके साथ किस तरह से सॉल्व होगा, तो देखें एक्चुअली इसी को तो हमने तोड़ के एक और मैनिपुलेट किया, मज़ीद फैक्टर्स बनाए, फिर ये, तो असल में ये और ये डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर कभी इसके साथ ये आ गया न्यूमरेटर में और कैंसिल करना पड़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हुए, तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी करने जा रही हूँ। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पे ये वाला, ये फैक्टर्स यहाँ आके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पूरे पूरे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x² + 5x + 3। ठीक है, वो जो मैं कह रही थी ना कि मैंने स्टेप पहले 4 क्वेश्चंस में नहीं करवाया, अब भी मैं नहीं कर रही।
अब मैं आपको डायरेक्ट ही करवा रही हूँ। अब जब इस फ्रैक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x-1 डिनोमिनेटर में है, x-1 न्यूमरेटर के साथ आके मल्टीप्लाई डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x+1 होल स्क्वायर प्लस जब दूसरी फ्रैक्शन के साथ यही सारा मल्टीप्लाई होगा तो b के साथ x+1 एक पावर के साथ है, यहाँ पे दो पावर्स हैं, x-1 तो रहेगा ही, x+1 एक और पावर रह जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से जब यही सब मल्टीप्लाई होंगे तीसरी फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के साथ तो x+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c के साथ सिर्फ x-1 आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वरना अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको रफली चेक कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख ले क्या क्या कैंसिल होता है और क्या बाकी बचता है। ठीक है जी, इस सब को हम नाम दे देते थे इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती थी। अब क्या पुट करना है ये तो हमने रफ वर्क में चेक करना है। मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर्स को रफली इक्वल टू ज़ीरो करके सबसे पहले x-1 को इक्वल टू ज़ीरो रख के चेक करें तो x की वैल्यू आती है 1, फिर x+1 को रख के ज़ीरो चेक करें तो ये आती है x इक्वल टू -1। एक दफ़ा x 1 आया, एक दफ़ा -1 आया, और यहाँ पे ये भी आप चेक कर लें x+1 होल स्क्वायर्ड है इक्वल टू ज़ीरो, जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तब भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो x+1 और x+1 होल स्क्वायर को दो दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आएगा। अब आपने बारी बारी पुट करना है, पहले x इज़ इक्वल टू 1 इन दिस अबव इक्वेशन मीन्स इक्वेशन नंबर 2, x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x+1 होल स्क्वायर्ड प्लस b इंटू x-1 इंटू x+1। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा है तो फिर अगर आप ध्यान रख सकते हैं x को पुट करने का तो बेशक आप ब्रैकेट्स को कम कर लें, अपने हिसाब से कर लें, c इंटू x-1 और ये c के फैक्टर के लिए ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ 1 पुट करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जी, ये b मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके, यानी तीनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि b और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों में से एक फैक्टर ऐसा आया जिसमें 1 -1 है, यानी कि 1 -1 होता है 0, 0 इधर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी टर्म को वैनिश कर देगा, यानी b वाली तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली c को देखिए, यहाँ पे भी 1 -1 यानी 0, वो भी c वाली भी सारी टर्म को वैनिश कर देगा। ठीक, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद a इंटू 1+1 होल स्क्वायर। ये ले जी 1 + 5 + 3, ठीक है, ये बन जाएगा 9 इक्वल टू a इंटू 1 + 1 इज़ 2, 2 स्क्वायर्ड इज़ 4 एंड 9/4 आ जाएगी a की वैल्यू। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो a इज़ इक्वल टू 9/4, ये आ गई जी फर्स्ट। दूसरा हमने लिखा था कि x को -1 पुट किया जाएगा, तो पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पे x है वहाँ मैं -1 पुट करती जा रही हूँ, -1 -1 -1 -1, क्योंकि इस बार हमने x को -1 पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे -1 था। ओके जी, अब देखें, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि -1 + 1 इज़ 0, 0 ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी की सारी टर्म को वैनिश कर देगा, एक बात। दूसरी, आप a वाले फैक्टर्स में भी देखिए, -1 + 1 यहाँ से भी 0 मल्टीप्लाई होने के बाद सारी टर्म को 0 कर देगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद -1 का स्क्वायर हो जाएगा जी +1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा c इंटू -1 -1। ठीक, इसको सॉल्व कर ले, 1 - 5 इज़ -4, c इंटू -1 -1 मीन्स -2, एंड 3 - 4 इज़ -1, c इंटू -2, c को आइसोलेट करेंगे, ये -2 शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 1/2, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ c, और बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट c इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ज़रा गौर कीजिए, मैंने जो रफ वर्क किया था इसमें x को एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1 पुट करना था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आया था।
लेकिन इससे हमें दो फ़ायदे हुए, ए की वैल्यू आ गई, दूसरा सी की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको पता है कि ए और सी के अलावा हमारे पास बी भी था। अब हमें बी की वैल्यू भी तो कहना कि फाइंड आउट करनी है ना, उसके बाद हम उसकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब उसके लिए आपने एक नई इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो इस क्वेश्चन में इसलिए आई क्योंकि इससे पहले कोई रिपीटेड का केस नहीं था, ठीक है। तो इस बार रिपीटेड का केस है तो हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। देखें क्या एक्स्ट्रा काम है, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी ना, इसको आप करें सॉल्व, ठीक है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने अपने पास इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिख लिया है ताकि मैं जब सॉल्व करूँ तो आसानी रहे आपके लिए। सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि इसकी ब्रैकेट्स को आप ओपन करें। अब असल में हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि इसका स्क्वायर ओपन किया जाए, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज़ 2x 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। मैंने होल स्क्वायर ओपन कर लिया। इसी तरीके से b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया मैंने इसको। और इसकी ब्रैकेट ओपन करूँ, इसके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं है तो उसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। c इंटू एक्स इज़ सी एक्स माइनस सी इंटू 1 इज़ c, ठीक है। अभी फिर ब्रैकेट्स ओपन करनी है इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप। a इंटू एक्स स्क्वायर इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए इज़ 2ax प्लस a इंटू 1 इज़ a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर्ड इज़ bx स्क्वायर्ड माइनस b इंटू 1 इज़ b प्लस cx माइनस c, ठीक है। ये आ गया। अब ये आपके पास ये इक्वेशन 2 जो थी वो सॉल्व हो गई है। अब करना क्या है, आपने करना है कंपेयर। आपने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखनी है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, किस किस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ जी मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट है 1, तो मैं 1 लिख दूँगी इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके अलावा यहाँ आ रहा है, तो यानी कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, बस, ठीक है। इसके अलावा और भी होता तो हम वो भी लिखते। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a, इट वाज 9/4, b अननोन है। 9/4 को शिफ्ट कीजिए, नेगेटिव ऑफ 9/4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा था। यहाँ पे आने के बाद इसको एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम इज़ 4, so it is 4 minus 9 that is equal to b. This is minus 5/4 is equal to b, and by the help of reflexive property we can say that b is equal to -5/4। ये देखिए जी, ये फ़ायदा हुआ इक्वेशन को सॉल्व करने और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद। b की वैल्यू आ गई है। अगर इस बार भी हमारे पास b की वैल्यू ना आती, कोई a आ जाता, c आ जाता, तो कोई बात नहीं, हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 1। फिर जो जो x पावर 1 का कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 2a, इसी तरीके से c, तो फिर हम उसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मुमकिन है कि वहाँ से आ जाता, और अगर फिर ना आता फिर हम x पावर 0 यानी कि सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप सीखते जाएंगे कि हमें ये कंपैरिजन वाला काम करना ही पड़ेगा जब जब हमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और वो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x से ना मिल रहा हो तो, ठीक है जी। फाइनली हमने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनली मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पुट करते हैं a b और c की वैल्यूज़। a था हमारे पास जनाब 9/4, b इज़ -5/4 एंड c इज़ 1/2। अब यहाँ पे फिर वही बात, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे आ गए हैं, दूसरा इनके डिनोमिनेटर्स का मसला हल करना है। इसको नेक्स्ट सही से फॉर्म बनाते हैं। 9/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस इज़ -5/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर्ड,
ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज तक इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको कंपैरिजन की बात समझ में आ गई है तो वेल डन। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रिपीटेड का केस अच्छे से समझ गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंथी ज़रूर होंगे, लेकिन इनमें कंपैरिजन के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कंपैरिजन कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।